एपिसोड 12 हड्डी बनाने का क्षेत्र। परसों का चौथा स्तर। हान शियांग का चेहरा भी आश्चर्य से भर गया था। उसकी आंखों में एकाग्रता की चमक चमक उठी थी और वह फैंग चेन की तेजी से हो रही प्रगति से भी हैरान थी। लेकिन जल्द ही वह बहुत खुश हो गई। जूनियर भाई फैंग, ये बहुत बढ़िया है। फैंग चेन ने तियानजी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लुओ शिउ पहले भी मेरा पीछा कर रहा था और तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी। तब तुम मेरी जरूरी हत्याओं की सूची में शामिल होगे। तो क्या हुआ अगर तुम हड्डी बनाने के क्षेत्र में प्रवेश कर गए? तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम भ्रम में हो। तियानजी गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे। उसने अपनी तलवार उठाई और फैंग चेन पर फिर से हमला किया। फैंग चेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसने काली बजती तलवार से वार किया। तियानजी के आक्रमण को खदेड़ दिया और फिर एक और तलवार से वार किया जिससे उसका हाथ कट गया। आह! तजावा रोता और चिल्लाता रहा। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह असंभव है। मैं यहाँ नहीं मर सकता। मैं तियान परिवार का युवा स्वामी हूँ। मैंने अभी तक अपने जीवन का पूरा आनंद नहीं लिया है। मुझे अभी तक ये विशाल संपत्ति विरासत में नहीं मिली है। मैं यहाँ नहीं मर सकता। जब तक मुझे वरिष्ठ भाई लुओ मिल जाता है, मैं जीवित रह सकता हूँ। वह बहुत सोच रहा था, बचने का मौका तलाश रहा था। फैंग चेन ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और एक पल में उसके सामने था। आपके पास कोई मौका नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काली तलवार उसकी गर्दन पर घूमी और उसका सिर काट दिया। नहीं, तियान परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। हालांकि उसका सिर काट दिया गया था, फिर भी तजावा अनिच्छा से भरा हुआ था। उसने दहाड़ते हुए कहा कि वह मरना नहीं चाहता, लेकिन अंत में उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया और उस जगह की जान चली गई। हान जियांग ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली। तियानजी, जो परसों छठे स्तर पर था, इस तरह मर गया। कितना समय बीत गया था। अभी भी उसका शिकार किया जा रहा था, लेकिन पलक झपकते ही वह इतना शक्तिशाली बन गया। वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, जूनियर भाई फैंग, लुओ शिउ और अन्य लोग वास्तव में आपके द्वारा मारे गए थे? फैंग चेन ने सिर हिलाया। हाँ, वरिष्ठ बहन, मैं उन्हें एक खतरनाक जगह पर ले जाऊंगा और उन्हें मारने के लिए एक शक्तिशाली राक्षस का उपयोग करूंगा। हान शियांग को अचानक एहसास हुआ कि वह अभी भी इस तरह के परिणाम को स्वीकार कर सकती है। यदि फैंग चेन ने वास्तव में लुओ शिउ और बाई जियांगमेई को अकेले मार दिया, तो वह बहुत दुष्ट होगा। बहन, क्या आप ठीक हैं? फैंग चेन ने जब हान जियांग के गालों को पीले से अजीब तरह से लाल होते देखा तो वह पूछे बिना नहीं रह सका। न केवल उसका चेहरा बड़ा था, बल्कि उसके कान और पूरा शरीर भी लाल होने लगा था। हान शियांग को याद आया कि उसे तियानजे के हेहुआन तियांडी पाउडर से चोट लगी थी और वह गुनगुनाने लगी और एक कमजोर सांस छोड़ी। जूनियर भाई फैंग, तियानजी पर कोई मारक दवा होनी चाहिए। जल्दी से उसे ढूंढो। मैं अब और सहन नहीं कर सकती, उसने मुश्किल से कहा। ठीक है वरिष्ठ बहन, 1 मिनट रुको। फैंग चेन तियानजे के शरीर के पास आया और स्टोरेज बैग में खोजबीन करने लगा। लेकिन इस समय हान जियांग ने अचानक खुद को गले लगा लिया। उसकी चेतना धुंधली हो गई, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसने सुगंध छोड़ी और उसके हाथ फैंग चेन के शरीर को टटोलते रहे। छोटे भाई, मैं अब और नहीं रुक सकता, कृपया उसे मार दो। फैंग चेन दंग रह गया और हान जियांग को दूर खींचना चाहता था, लेकिन हान जियांग पूरी तरह से हेहुआन तियांडी पाउडर के नियंत्रण में है और उसे जाने देने से इनकार कर रहा है। पीठ की कोमलता और बेईमान जैद हाथों ने तुरंत फैंग चेन को अजीब महसूस कराया। फैंग चेन ने असहाय महसूस किया और दोनों हाथों से हान जियांग के हाथ पकड़ लिए। जब वो उन्हें अलग करने वाला था, तो हान जियांग की आंखें अचानक बहुत तेज हो गईं। अगले ही पल फैंग चेन को अचानक लगा कि वह हिल नहीं सकता और वेई को लगा कि उसकी पीठ पर एक उच्च स्तरीय स्थिरीकरण आकर्षण जुड़ा हुआ है। और हान शियांग ने ठीक यही किया। बड़ी बहन, आप क्या कर रही हैं? फैंग चेन ने अविश्वास से हान जियांग को देखा। इस समय हान जियांग को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुश है। वह खड़ी हुई और गर्व से फैंग चेन को देखा और एक तीखी हंसी निकाली। गिगल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुओ शिउ में वे लोग इतने बेकार लोग होंगे। अंत में मुझे कार्रवाई करनी पड़ी, उसने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम मुझे भी मारना चाहते हो? फैंग चेन ने भौहें सिकुड़ी। हान शियांग ने गर्व से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं सहयोग से यहाँ आया हूँ? सच कहूँ तो मैं बस किसी भी स्थिति में आपका इंतजार कर रहा हूँ। और होंगयुन के बारे में
वह वास्तव में मेरी गुरु हैं, लेकिन मैं केवल उनका बाहरी शिष्य हूँ और उनके लिए मेरा कोई महत्व नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में मुझे महत्व देता है वह मेरा स्वामी लू यून है, और उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। लू यून, ये फिर से वही है। क्या वह डरा हुआ है? वह 3 महीने भी इंतजार नहीं कर सकता। फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। हान जियांग ने फैंग चेन को तिरस्कार से देखा और कहा, तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य है। मास्टर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से भविष्य में सबसे मजबूत बन जाएगा। यदि आप मास्टर के खिलाफ जाते हैं तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि आप बेहद मूर्ख हैं। यदि गुरु को आपकी स्वर्गीय दाव हड्डी चाहिए तो आपको आज्ञाकारी होकर उसे सौंप देना चाहिए। आप जैसे शक्तिहीन और बेकार व्यक्ति के शरीर में ऐसा खजाना छोड़ना स्वर्ग की बर्बादी है। यदि गुरु आपको नहीं मारते हैं तो आपको आभारी होना चाहिए। फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या उसने मेरी स्वर्गीय हड्डियों को जीवित ही खरोंच दिया और मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। हान शियांग ने तथ्यात्मक रूप से कहा, क्या ये सही नहीं है? आप जैसा व्यक्ति स्वर्गीय दाव अस्थि के योग्य कैसे हो सकता है? केवल गुरु ही योग्य है। फैंग चेन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह उनके लोगों में से एक है। वह बहुत बेशर्म है। हान शियांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आप मुझे दोष देना चाहते हैं तो इसका कारण यह है कि आपके पास ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है, और क्योंकि आप उन लोगों को भड़काते हैं जिन्हें आपको नहीं भड़काना चाहिए। ठीक है, उसने तलवार हाथ में ली और शांति से कहा, अब तुम्हें अपने रास्ते पर भेजने का समय आ गया है। याद रखना, अगले जन्म में किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज मत करना जो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और अमीर हो। इतना कहकर उसने तलवार उठाई। फिर उसने फैंग चेन के शरीर में चाकू घोंप दिया। उसे मार दोगे? तुम योग्य नहीं हो। वार करती तलवार को देखकर फैंग चेन बहुत शांत दिख रहा था। अगले ही पल राक्षसी ढाल अचानक प्रकट हुई, जिसने हान जियांग के घातक प्रहार को रोक दिया। दुष्ट दानव ढाल एक विकास प्रकार का जादुई हथियार है और यह स्वतंत्र और आध्यात्मिक है। ये फैंग चेन के नियंत्रण के बिना खुद की रक्षा कर सकता है। बेशक, अगर फैंग चेन गंभीर रूप से घायल और बेहोश है और उसकी सांस बेहद कमजोर है तो ये बहुत संभावना है कि वह अपने मालिक को खा जाएगा। उसी समय फैंग चेन की तलवार दानव शरीर फिर से सक्रिय हो गया था। तलवार दानव परिवर्तन का उपयोग किया गया था। सीलिंग तावीज पर पागल हमला। हान जियांग को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन जादुई हथियार को सक्रिय कर पाएगा। फैंग चेन को सीलिंग तावीज पर हमला करते देख उसने व्यंग्य किया, यह एक सामान्य 9वें स्तर का तावीज है। इसे 7वें स्तर से नीचे तोड़ने के बारे में मत सोचो। वास्तव में फैंग चेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। ये सिर्फ 7वां स्तर है। मैंने इसे पहले भी मार दिया है, इसलिए मैं इस ताबीज को कैसे नहीं तोड़ सकता जो केवल 7वें स्तर को ही बांध सकता है। तोड़ना। वह दहाड़ा। तलवार दानव का रूपांतरण पूरी तरह से टूट गया। ताबीज इस शक्ति को दबा नहीं सका। यह एक पल में टूट गया। ये कैसे संभव है? हान शियांग की आंखें चौड़ी हो गईं। अविश्वास से इस दृश्य को देखते हुए वह वास्तव में बंधनों से मुक्त हो गया। फैंग चेन धीरे से खड़ा हुआ और हान जियांग को ठंडी आंखों से देखा। अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। फैंग चेन, जिसने तलवार दानव परिवर्तन को सक्रिय किया था, एक राक्षस की तरह था। उसकी रक्तलाल आंखों की ठंडी आंखों ने हान जियांग के रोंगटे खड़े कर दिए। इस समय उसे एहसास हुआ कि लुओ शियू और अन्य लोगों को राक्षस ने नहीं बल्कि फैंग चेन ने मारा होगा। फैंग चेन को कदम दर कदम आगे बढ़ते देख हान जियांग बार बार पीछे हट गया। तुम क्या करने जा रहे हो? उसे मार डालो, मालिक निश्चित रूप से मेरा बदला लेंगे। वह भयभीत होकर चिल्लाए। चिंता मत करो। फैंग चेन ने ब्लैक मिंग तलवार पकड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, लुओ यू जल्द ही आपके पास होगा। जैसे ही आवाज गिरी उसका शरीर चमक उठा और एक तलवार की रोशनी चमक उठी जो सीधे हान जियांग के दिल को छेदती हुई निकल गई। हान शियांग बस यही सोच रही थी कि कैसे अपनी जान बचाए, लेकिन इस तलवार ने उसकी सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म कर दी। फैंग चेन, गुरु अवश्य मुझसे बदला लेंगे। वह अनिच्छा से दहाड़ उठी। अंततः वह पूरी तरह थक गई और मर गई। फैंग चेन ने हान जियांग को ठंडे नजरों से देखा, लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ था। उसने मन ही मन खुद को कोसा कि वह दूसरों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेता है। अगर हान जियांग ने सीलिंग तावीज का इस्तेमाल न करके सीधे हत्या की चाल का इस्तेमाल किया होता
तो वह वाकई बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। बेशक रक्षात्मक ताबीज के साथ उसका जीवन बहुत ज्यादा खतरे में नहीं होगा। हालांकि फैंग चेन ने मन ही मन फैसला किया कि वह भविष्य में कभी भी दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा और उसे दूसरों के सामने अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। हान शियांग और तियान ज़ेड के भंडारण बैग को हटाने के बाद उसने एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और उसमें प्रवेश किया। उन्होंने पिछले 7 दिनों तक इधर उधर भटकने की योजना नहीं बनाई थी तथा समय पूरा होने तक यही अभ्यास करने की योजना बनाई थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास का वातावरण सुरक्षित है, फैंग चेन ने दोनों के भंडारण बैगों की जांच शुरू की और जब उसने ये देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। तियानलियानेयुन घास की जड़ चेतना के सागर को विकसित करने के लिए एक जादुई दवा है। तियानलियानेयुन घास के पत्ते भी हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति में सुधार के लिए एक जादुई दवा है। ये सभी अच्छी चीजें हैं। ये सिर्फ संयोग है कि मेरे पास ये तियानलियानेयुन घास है, जो चेतना के अविचल सागर तकनीक का अभ्यास करने के लिए एकदम सही है। मैं निश्चित रूप से 7 दिनों के भीतर दूसरे स्तर तक अभ्यास करने में सक्षम हो जाऊंगा। फिर उसने उन 2 लोगों के बैग में रखी अन्य चीजों की भी जांच की, लेकिन वे सभी साधारण चीजें थीं, कोई अच्छी चीज नहीं थी। ये देखकर फैंग चेन ने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीतता जा रहा है और 7 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है। फैंग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जैसी कि उम्मीद थी, अविचल तकनीक दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। तियानलियानेयुन घास की मदद से फैंग चेन की चेतना का सागर 3 अंकों तक विस्तारित हुआ, जो प्रसवोत्तर क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर था। मानसिक शक्ति का सुधार विशुद्ध रूप से शक्तिशाली है और इसकी तीव्रता अर्जित क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई है। अगर फैंग चेन के सुधार के बारे में बाहरी लोगों को पता चले तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी सनसनी पैदा करेगा। आप जानते हैं, मानसिक शक्ति को विकसित करना बहुत मुश्किल है। साधारण लोगों या यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों के लिए अपने स्वयं के क्षेत्र से 1 या 2 स्तर ऊपर होना पहले से ही अविश्वसनीय है। फैंग चेन के इतने अद्भुत होने का कारण पूरी तरह से उसकी चेतना का अथाह सागर था। ये तकनीक वास्तव में छोटे पगोडा से है। यह अद्भुत है। ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए ही बनाई गई है। इसने मुझे तेजी से प्रगति करने में मदद की है। अन्यथा मेरी मानसिक शक्ति इतनी जल्दी नहीं सुधरती। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और चेतना के समुद्र की ताकत भी फैंग चेन की आत्मा दानव आंख को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। अब अर्जित क्षेत्र के शिखर का सामना करते समय भी फैंग चेन की आत्मा दानव आंख अभी भी उस पर प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा फैंग चेन की साधना का स्तर फिर से सुधर गया है। वह अर्जित क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है और वह 5वें स्तर तक पहुंचने से केवल 1 कदम दूर है। 7 दिन पूरे हो गए हैं और अब जाने का समय है। मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद लुओ तियानक्सियाओ की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगी। फिर फैंग चेन इस जगह से चला गया और बाहर की ओर चला गया। बाहर लुओ तियानशियाओ और कई अन्य आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग, साथ ही कुछ कानून प्रवर्तन शिष्य निकास द्वार से बाहर आने वाले शिष्यों की गिनती कर रहे थे। इस समय कई आंतरिक शिष्य आए। नई दुनिया की खोज शायद ही कभी होती है, लेकिन जब वे सामने आती हैं तो इसका मतलब है कि नए अवसर सामने आए हैं। यद्यपि वे प्रवेश करने वाले प्रथम समूह नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए पहली बार में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या नई दुनिया में कोई औषधीय सामग्री के अवसर हैं। लुओ तियानशियाओ शांत दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अधिक से अधिक लोगों को बाहर आते देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तार्किक रूप से फैंग चेन को मारने के लिए उसने जो 50 लोग भेजे थे, उनमें से कुछ को सामने आना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई भी सामने नहीं आया है। लेकिन वह चिंतित नहीं था, क्योंकि 7वें स्तर पर 3 लोग थे, 6ठे स्तर पर 10 लोग थे और बाकी लोगों को मिलाकर कुल 50 लोग थे। प्रसवोत्तर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर 50 लोगों के लिए एक व्यक्ति को मारना बहुत आसान था और स्थिति निर्धारण की सहायता से ये बहुत आसान था। दूसरी तरफ सू वानर ने देखा कि फैंग चेन बाहर आए लोगों में से नहीं था और उसकी मुस्कान और अधिक तीव्र हो गई। वह कमीना वहां मर गया होगा, नहीं तो उनमें से अधिकांश बाहर आ गए होते। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? उसने मन ही मन सोचा। फिर वह भयावह ढंग से मुस्कुराया और कहा, अब जब वह कमीना मर चुका है तो मैं बाद में उस बूढ़ी औरत से परेशान हो जाऊंगा। इस बार मैं निश्चित रूप से तियान यानगजी द्वारा छोड़े गए सभी खजाने हासिल करूंगा। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि लुओ तियानक्सियाओ की अभिव्यक्ति बदसूरत और बदसूरत होती जा रही थी। वहां पहले से ही 200 लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन उसका कोई भी आदमी बाहर नहीं आया।
जब एक व्यक्ति अंदर से बाहर आया तो उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत था। फैंग चेन, वह धीमी आवाज में दहाड़ा, फैंग चेन मरा नहीं है। इतना ही नहीं, फैंग चेन की साधना उसके प्रवेश से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी और वह वास्तव में अर्जित क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। सु वान एर भी दंग रह गई और उसने भी इधर उधर देखा। जब उसने फैंग चेन के उदासीन भाव और चिढ़ाने के भाव को देखा तो उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। असंभव, ये कैसे संभव है? वह चिल्लाए। उनके अलावा बाकी सभी लोग भी फैंग चेन को देखकर हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोगों द्वारा शिकार किया जा रहा फैंग चेन जिंदा वापस आ सकता है। फैंग चेन ने लुओ तियान को देखा और मुस्कुराया, क्यों? मैं अभी भी जीवित हूँ। आप निराश होंगे। लुओ तियानिक्सियाओ के चेहरे पर अनिश्चितता थी। उसने फैंग चेन के पीछे देखा, ये देखना चाहता था कि क्या लुओ शियो और अन्य लोग दिखाई दिए हैं। इसे मत देखो, फैंग चेन ने शांति से कहा, आपके लोग कभी वापस नहीं आएंगे। लुओ तियानिक्सियाओ और अन्य लोग हैरान रह गए। ये 50 लोग हैं। उनमें से 3 7वें स्तर पर हैं। उनमें से 10 छठे स्तर पर हैं। ये कैसे संभव है कि उनमें से कोई भी वापस नहीं आ सकता? ये हो सकता है क्या तुमने उन सबको मार डाला? लुओ तियानिक्सियाओ ने उदास चेहरे से कहा। फैंग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठा दिया। इससे निस्संदेह सभी को पता चल जाता है कि उसी ने उसकी हत्या की थी। असंभव, आप केवल चौथे स्तर पर हैं। आप लुओ शियो और अन्य लोगों को कैसे मार सकते हैं जो 7वें स्तर पर हैं? लुओ तियानिक्सियाओ को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि फैंग चेन शेखी बघार रहा है। फैंग चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। जल्द ही प्रवेश द्वार बंद होने वाला था, लेकिन लुओ शियो और अन्य अभी भी नहीं आए। इससे लुओ तियानिक्सियाओ और भी उदास दिखने लगा। जब तक निकास पूरी तरह से बंद नहीं हो गया, लुओ शियो और अन्य 50 लोगों में से कोई भी बाहर नहीं आया, जिससे सभी को यह विश्वास करने पर मजबूर होना पड़ा कि फैंग चेन ने जो कहा वह सच था। तुरंत लुओ तियानिक्सियाओ की गति बढ़ गई। शिखर झोउ युआन क्षेत्र की आभा पहाड़ की तरह फैंग चेन पर दबाव डाल रही थी। फैंग चेन, तुमने संप्रदाय के एक शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें किस अपराध की सजा मिलनी चाहिए? मैंने संप्रदाय के शिष्यों पर हमला किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर लुओ ने मुझे संप्रदाय के शिष्यों पर हमला करते हुए देखा था? या क्या मुख्य बुजुर्गों के पास शिष्यों को फंसाने की शक्ति है? या क्या आप लुओ तियानिक्सियाओ के पास त्यानियु दिव्य संप्रदाय में जो चाहे करने की शक्ति है? फैंग चेन बिल्कुल भी डरा नहीं और लुओ तियानिक्सियाओ को घूरता रहा। शीर्ष झोउ युआन दायरे विशेषज्ञ से दबाव का सामना करना। हालांकि यह बेहद मुश्किल था, फिर भी वह बिना किसी डर के सीधे खड़ा रहा। यह सभी ने अपना मुंह चौड़ा करके अविश्वास से फैंग चेन को देखा। फैंग चेन बहुत साहसी है। वह सार्वजनिक रूप से लुओ तियानिक्सियाओ को उकसा रहा है और उसे दोष लेने पर मजबूर कर रहा है। लुओ तियानिक्सियाओ को फैंग चेन पर इतना गुस्सा आया कि वह कांपने लगा। उसने फैंग चेन को घूरते हुए कहा, छोटे कमीने, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? फैंग चेन ने व्यंग्य किया, क्या एल्डर लुओ को कम सुनाई देता है? और उन्होंने हमारे शिष्यों को सार्वजनिक रूप से कमीने कहकर अपमानित किया। क्या एल्डर लुओ ने संप्रदाय के नियमों का एक शब्द भी नहीं सुना? या क्या वह संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लेते? लुओ तियानिक्सियाओ की आंखें लाल हो गईं। नसें उभर आईं। वह अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने सीधे फैंग चेन को मुक्का मारा। फैंग चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मन ही मन उपहास करते हुए कहा, अच्छा समय है। इस तरह वह लुओ तियानिक्सियाओ को उचित रूप से मार सकता था। आखिरकार वह आत्मरक्षा में काम कर रहा था। संप्रदाय के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति पहला कदम उठाएगा वह गंभीर अपराध का दोषी माना जाएगा, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। तुम्हारी हिम्मत! लेकिन इस समय एक नाजुक चीख सुनाई दी। फिर एक और आकृति जल्दी से फैंग चेन के सामने खड़ी हो गई और सीधे लुओ तियानिक्सियाओ के मुक्के को रोक दिया। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह आंटी जिंग थी, जो गुप्त रूप से फैंग चेन की रक्षा कर रही थी। जो व्यक्ति चिल्ला रहा था वह मेंग याओ था, जो दौड़कर वहां आया था। मेंग याओ का आकर्षक चेहरा बर्फ से ढका हुआ था। वह ठंडे भाव से लुओ तियानिक्सियाओ को घूर रही थी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा बिल्कुल भी नहीं छिपा था। ये सीनियर सिस्टर मेंग है। वह भी यही है। मैं लगभग भूल ही गया था कि सीनियर सिस्टर मेंग ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि फैंग चेन उनकी ताओवादी पार्टनर थी। वरिष्ठ बहन मेंग, क्या आप फैंग चेन की मदद करने के लिए यहाँ हैं?
वरिष्ठ बहन के चेहरे पर भाव देखकर मुझे लगता है कि वह नाराज है। मेंग्याओ के आगमन से काफी हलचल मच गई, खासकर इसलिए क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने उसका ठंडा रूप देखा था। जब लुओ तियानिक्सियाओ ने मेंग्याओ को आते देखा तो उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जूनियर ब्रदर मेंग, तुम क्या कर रहे हो? इस विद्रोही ने लुओ शियो और 50 अन्य लोगों को मारने के लिए घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया। मैं संप्रदाय के लिए विद्रोहियों का सफाया कर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? जब उसने ये कदम उठाया तो उसने पहले से ही फैंगचेन को मारने का बहाना सोच लिया था। जहां तक सबूतों की बात है तो नए संसार में प्रवेश करने वाले कुछ शिष्यों को झूठी गवाही देने के लिए रिश्वत देना आसान होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मेंग्याओ वास्तव में आएगा। मेंग्याओ की अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी और उसने कहा, बड़े लुओ, आपने कहा कि फैंगचेन एक गद्दार था और उसने लुओ शियो और अन्य लोगों को मार डाला, लेकिन फैंगचेन केवल अर्जित क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। वह लुओ शियो और अन्य लोगों को कैसे मार सकता है जिनके पास 7वें स्तर की साधना है? सबूत कहाँ है? इसके अलावा वह मेरा ताओवादी साथी है। यदि आप उस पर हमला करते हैं तो आप मुझसे मौत तक लड़ते रहेंगे। मेंग्याओ के शब्दों ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया और हर कोई फैंगचेन को ईर्ष्या और जलन से देखने लगा। फैंगचेन ने मेंग्याओ को देखा और मेंग्याओ ने भी उस ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। लुओ तियानिक्सियाओ की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। वह मेंग्याओ से डरता नहीं था, लेकिन मेंग्याओ के पीछे का परिवार ऐसा नहीं था जिसे उसका लुओ परिवार अपमानित कर सके। उसने फैंगचेन को ठंडी निगाहों से देखा, ये जानते हुए कि जब तक मेंग्याओ वहां है वह इस जानवर को नहीं मार पाएगा। कमीने, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने फैंगचेन को ठंडी आवाज में संदेश भेजा। फैंगचेन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और एक धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी औरत, तुम केवल धमकी दे सकती हो, कुछ नहीं। लुओ तियानिक्सियाओ की नसें उभर आईं और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह फैंगचेन को घूर रहा था, उसे टुकड़ों में काटने की इच्छा कर रहा था, लेकिन अंत में ये जानते हुए कि वह अब फैंगचेन के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसने अपना गुस्सा दबा लिया। ठीक है, आगे की अराजकता से बचने के लिए इनगेट एल्डर, जो इस समय प्रभारी था, खड़ा हुआ और कहा, इस बार कुल 211 शिष्य बाहर आ रहे हैं। अब सभी शिष्य अपने नक्शे जादुई हथियार निकाल लें। ये सुनकर बाहर आए शिष्यों ने अपने जादुई हथियार निकाल लिए। कुछ अधूरे थे, कुछ में मोटे तौर पर संपूर्ण नई दुनिया का विवरण था तथा कुछ आंशिक रूप से स्पष्ट और आंशिक रूप से धुंधले थे। नई दुनिया बहुत बड़ी है। अगर कोई एक शिष्य एक महीने में पूरी नई दुनिया का रिकॉर्ड करना चाहे तो यह असंभव है। एकमात्र तरीका यह है कि दूसरों से उनके मानचित्र जादुई हथियार छीन लिए जाएं। और इसे मौन स्वीकृति भी मिल गई है। सभी ने एक के बाद एक अपने अपने मानचित्र जादुई हथियार निकाले और इनगेट एल्डर ने भी एक एक करके उनकी जांच की। खैर, बुरा नहीं है, ये 50% पूरा हो चुका है, ये 40% पूरा हो चुका है, ये 70% पूरा हो चुका है। इनगेट एल्डर सभी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। फैंगचेन ने भी अपना नक्शा जादुई हथियार निकाल लिया और जब इनगेट एल्डर ने फैंगचेन का नक्शा जादुई हथियार लिया तो वह हैरान रह गया। ये 90% पूरा हो गया है। जैसे ही यह कहा गया, पूरा सभा कक्ष हंगामा मच गया। 90%? ये कैसे संभव है? ये केवल अन्य लोगों के मानचित्र जादुई हथियारों को जब्त करके ही पूरा किया जा सकता है। हे भगवान, ऐसा करने के लिए कितने लोगों के नक्शे के जादुई हथियार जब्त करने होंगे? सभी लोग आश्चर्य और अविश्वास से भरे हुए फैंगचेन की ओर देखने लगे। फैंगचेन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से मैंने 50 मानचित्र जादुई हथियार उठा लिए। हर कोई दंग रह गया। मेंग्याओ सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला था और जोर से हंसा, जो आकर्षण से भरा था। उसने अपनी आकर्षक लेकिन कोमलता से भरी दोषरहित आंखों से फैंगचेन को घूरा। अन्य लोगों को इस समय यह एहसास हुआ कि फैंगचेन कह रहा था कि 50 मानचित्र जादुई हथियार लुओ शियो और 50 अन्य लोगों से छीन लिए गए थे। इस बात से एक पल के लिए सभी के पास शब्द नहीं रहे। फैंगचेन के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे उसने स्वीकार किया हो कि उसने किसी की हत्या की है, लेकिन आप उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते। लुओ तियानिक्सियाओ का मुंह फड़क उठा और वह लगभग दहाड़ उठा। उकसावे की बात, ये नंगी उकसावे की बात है। वह क्रोधित होना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके पास फैंगचेन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। अंततः वह दांत पीसते हुए केवल इतना ही कह सका, जरा रुको। फिर वह मुड़ा और चला गया और फैंगचेन के प्रति उसकी हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई।
सू वान आ का चेहरा भी बहुत बदसूरत था। लुओ त्यानेक्सियाओ को अपमानित होकर जाते देख वह और अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह केवल फैंग चेन को गुस्से से घूर सकती थी और फिर वहां से चली जा सकती थी। भीतरी दरवाजे के बुजुर्ग ने फैंग चेन को उलझन भरी नजरों से देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि वह पहला था। लुओ त्यानेक्सियाओ को जाते देख भीतरी दरवाजे के बुजुर्ग ने सूखी खांसी की और घोषणा की, इस मामले में इस शिष्य को इस अन्वेषण में प्रथम स्थान जीतने के लिए बधाई। उसने ब्रोकेड बॉक्स निकाला जिसमें कैमाई त्यानदान और 20 आत्मा पत्थर थे और कहा, यह तुम्हारा इनाम है। फैंग चेन ने ब्रोकेड बॉक्स लिया और कहा, धन्यवाद बड़े। अन्य लोगों ने भी अपने अपने 20 आत्मिक पत्थर ले लिए। उन्होंने इसे बहुत कम नहीं समझा क्योंकि नई दुनिया में उन्हें बहुत सारे अच्छे खजाने मिले जो असली इनाम था। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद यह अन्वेषण यही समाप्त हो गया। भीतरी दरवाजे के बुजुर्ग की घोषणा के बाद सभी लोग तितर बितर हो गए। जहां तक नई दुनिया में दोबारा प्रवेश करने की बात है तो वे तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक कि एक स्थिर प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं हो जाता। फैंग चेन और मेंग याओ स्वाभाविक रूप से नहीं रुके और दोनों आत्मा नाव पर बैठ गए। मेंग याओ ने माफी मांगी, भाई फैंग, मुझे माफ करें, मैं पहले एकांत में था और मुझे इस बारे में पता नहीं था। फैंग चेन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, नहीं, यह मेरी अपनी परेशानी है। मैं आपको हर बार कैसे परेशान कर सकता हूँ? अगर मैं वास्तव में हर समय आप पर निर्भर रहता हूँ तो मैं वास्तव में एक जिगोलो बन जाऊंगा। मुझे एक जिगोलो दे दो, मैं इसे खरीद सकता हूँ। मेंग याओ ने चंचलता से अपनी आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, अगर वे लोग तुम्हें ये कहते हुए सुन लेंगे तो मुझे डर है कि मैं सचमुच करोड़पति बन जाऊंगा। फैंग चेन मुस्कुराया। वह न केवल बर्फ और आग के जुड़वा बच्चों के साथ इश्कबाजी करता था बल्कि वह जिगोलों को भी खा सकता था, जिससे कई लोग ईर्ष्या और जलन महसूस करते थे। उनकी हिम्मत है। मेंग याओ ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, एक आओ और मैं एक को हरा दूंगा। दोनों ने एक दूसरे को 1 महीने से अधिक समय से नहीं देखा था, लेकिन वे पहले की तुलना में बहुत करीब थे और एक दूसरे के और करीब आ गए थे। मिस, अब वापस जाने का समय हो गया है। यदि आप अभी नहीं जाएंगी तो बहुत देर हो जाएगी। चाची जिंग की आवाज नावघर के बाहर से आई। आंटी जिंग की बातें सुनकर दोनों ने बातचीत बंद कर दी। फैंग चेन ने पूछा, वापस जाओ? तुम कहाँ जा रहे हो? इस बारे में बात करते हुए मेंग याओ की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी, लेकिन वह जल्दी से ठीक हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, परिवार ने मुझे वापस जाने के लिए संदेश भेजा है, लेकिन मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। मैं समझ गया, फैंग चेन ने चिंतित होकर कहा। फिर तुम्हारा कामुक शरीर? मेंग याओ अभी भी मुस्कुराया, चिंता मत करो, पिछली बार जब कामुक शरीर फट गया था तो ये लंबे समय तक शांत रहेगा और फिर से नहीं फटेगा। यह अच्छा है। फैंग चेन ने राहत महसूस की और फिर दृढ़ता से कहा, मैं इस अवधि के दौरान कड़ी मेहनत करूंगा। मैं महसूस कर सकता हूं कि जब तक मेरी साधना का स्तर अधिक है मैं आपके शरीर में यिन क्यूई को बेहतर ढंग से दबा सकता हूं। ये निश्चित रूप से भविष्य में इस समस्या को पूरी तरह से हल करेगा। फैंग चेन की गंभीर सूरत देखकर मेंग याओ खुशी से मुस्कुराए, हाँ, मुझे विश्वास है कि भाई फैंग ये कर सकते हैं। बाद में दोनों के बीच कुछ और बातचीत होने के बाद मेंग याओ ने फैंग चेन को 7वें शिखर के बाहर भेज दिया और दोनों अनिच्छा से अलग हो गए। अंतरिक्ष यान पर मेंग याओ ने आंटी जिंग से कहा, आंटी जिंग, बेहतर होगा कि आप यहीं रहें। 1 महीने में भाई फैंग और लुओ यू के बीच जीवन मरण की लड़ाई होगी। मुझे डर है कि मैं तब तक वापस नहीं आ पाऊंगा। आंटी जिंग सहमत हो गईं। ये देखकर कि मेंग याओ का मूड ठीक नहीं था, उन्होंने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो मिस, यह पारिवारिक वापसी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेंग याओ ने आह भरते हुए कहा, दादाजी की हालत ठीक नहीं है और मेरे पिता फिर से बीमार हो गए हैं। परिवार के बाकी लोग भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, खासकर दूसरे चाचा जो लंबे समय से परिवार के मुखिया का पद पाने की लालसा रखते हैं। मुझे डर है कि इस बार परिवार शांत नहीं रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। उसने अपना संयम वापस पाया और आगे बोली, ठीक है, अब मेरे वापस जाने का समय हो गया है। आंटी जिंग को यहाँ परेशानी होगी। उसके बाद आंटी जिंग भी नाव से उतर गईं। उसने अपनी आंखों में थोड़ी चिंता के साथ मेंग याओ के प्रस्थान करने वाले अंतरिक्ष यान को देखा। फैंग चेन के साथ चोटियों वाले मंदिर में वापस आने के बाद वह अपनी पत्नी और बूढ़े व्यक्ति से मिले। गंगहू एकांतवास में है। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पिछले अवलोकन ने गंगहू को कुछ अंतर्दृष्टि दी है।
और वह 1 महीने से एकांतवास में है। ये देखकर फैंग चेन ने उसे परेशान नहीं किया। जैसे ही वह हवेली में वापस जाने वाला था, बाहर से दहाड़ने की आवाज आई। फैंग चेन, बाहर निकलो, फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर आ रही है? वह देखने जा रहा था, तभी उसने बूढ़े आदमी को बाहर आते देखा। युवा स्वामी, बाहर मत जाइए, मैं अभी जा रहा हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। फैंग चेन ने उसे रोका और कहा, दादाजी वेंग, मैं अभी जाता हूँ। भविष्य में इस तरह की किसी भी चीज के बारे में चिंता न करें, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दें। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, तो इसे गंगू के लिए छोड़ दें। क्या ये बहुत खतरनाक है? बूढ़े आदमी ने चिंतित होकर पूछा। ये ठीक है, फैंग चेन मुस्कुराया। कमीने, अब यहाँ से निकल जाओ। इसी समय बाहर से फिर आवाजें आने लगीं। फैंग चेन ने बूढ़े व्यक्ति से अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए कहा, जिसके बाद वह 7 चोटियों वाले मंदिर से बाहर चला गया। हॉल के बाहर उस समय 7-8 युवक खड़े थे। सभी के चेहरे पर क्रोध और आंखें थीं। वहां दूर दूर तक काफी लोग खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ मौज मस्ती देखने आए थे। नेता गुआंगहाओ नाम का एक सफेद बालों वाला युवक है, जो लगभग 2 मीटर लंबा है और उसकी पीठ और कमर मजबूत है। उसने फैंग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम फैंग चेन हो? वह कमीना जिसने मेरे छोटे भाई को मार डाला। तुम्हारा छोटा भाई? फैंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। ये सही है, मेरा छोटा भाई लुओ शियू। उसने उदास चेहरे से फैंग चेन को घूरते हुए कहा, तुमने मेरे कनिष्ठ भाई को फंसाने के लिए घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया। हमारा स्वर्गीय पंथ संप्रदाय तुम्हारे जैसे विश्वासघाती और चालाक व्यक्ति को नहीं चाहता। अब अपनी साधना को नष्ट कर दो, अपने अंग काट दो, स्वर्गीय पंथ संप्रदाय से बाहर निकल जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुआंगहाओ की जन्म पश्चात की 8वीं स्तर की आभा फूट पड़ी। फैंग चेन की ओर दबाव डालते हुए, तुमने अपनी साधना छोड़ दी है। हमारा संप्रदाय तुम्हारे जैसा विश्वासघाती व्यक्ति नहीं चाहता। तुम अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर तुमने अपनी साधना छोड़ दी है तो संप्रदाय से बाहर निकल जाओ। उसके आसपास के लोग एक के बाद एक चिल्लाने लगे। फैंग चेन शांत दिखे और गुआंगहाओ की ओर देखा। यदि आप यहाँ सिर्फ ये बकवास कहने के लिए आते हैं, तो मेरा समय बर्बाद मत करो, बेवकूफ। ये कहने के बाद फैंग चेन यहाँ और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह मुड़ा और वापस जाने की योजना बनाई। तुम बहुत दुस्साहसी हो, नया शिष्य बहुत घमंडी है। मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ उठाया। उसने एक हथेली से फैंग चेन को थप्पड़ मारा। उसने अपनी 80% ताकत इस हथेली पर लगा दी। उसका इरादा उसे मौके पर ही नष्ट कर देने का था। फैंग चेन ने तुरंत इसे भांप लिया। उसने पलटकर उसे सीधे एक हथेली से थप्पड़ मारा। टकराना। दोनों पक्ष टकरा गए। फैंग चेन कई कदम पीछे हट गया और फिर धीरे धीरे रुक गया। गुआंगहाओ ने एक कदम पीछे लिया और दोनों पक्षों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। लेकिन इस हथेली की टक्कर ने गुआंगहाओ के दिल को थोड़ा कांप दिया। आपको ये जानना होगा कि फैंग चेन की हथेली का प्रहार जल्दबाजी में किया गया था, जबकि उसकी हथेली का प्रहार लंबे समय से जमा हुआ था। लेकिन फैंग चेन अभी भी उसकी हथेली के प्रहार का विरोध करने में सक्षम था। क्या तुम मुझे अपंग बनाना चाहते हो? फैंग चेन की आंखें ठंडी थीं और उसकी आंखों में हत्या की मंशा उभर रही थी। यदि उसने अभी इस आघात पर प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह अपंग हो गया होता। हालांकि गुआंगहाओ आश्चर्यचकित था, लेकिन वह जल्दी से संभल गया और स्वाभाविक रूप से बोला, तो क्या हुआ? अगर आप जैसा कोई मरता है, तो यह संप्रदाय के लिए नुकसान को खत्म करने के लिए होगा। संप्रदाय मुझे दंडित नहीं करेगा। तो फिर अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या तुम्हें लगता है कि संप्रदाय मुझे दंड देगा? फैंग चेन ने काली मिंग तलवार निकाली और कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। यदि आप अधिग्रहित क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं तो क्या होगा? उसके लिए आपको मारना असंभव नहीं है। ये देखकर गुआंगहाओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम तो बस एक चींटी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में ऐसा करने की क्षमता है? आप कोशिश कर सकते हैं, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। रुकना। जैसे ही दोनों कार्रवाई करने वाले थे, एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर चाची जिंग सभी के सामने प्रकट हुई। नमस्कार बड़े साहब। आंटी जिंग को देखकर सभी ने सलाम किया। चाची जिंग न केवल मिंग्याओ की व्यक्ति हैं, बल्कि त्यानियो दिव्य संप्रदाय की एक आंतरिक संप्रदाय की बुजुर्ग भी हैं, और वह शीर्ष पर है, मुख्य बुजुर्ग से केवल एक कदम दूर है। फैंग चेन और गुआंगहाओ ने ये देखा और हमला करने की अपनी योजना को रोक दिया।
आंटी जिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या कर रहे हो? खुलेआम हमला कर रहे हो? क्या तुम संप्रदाय के नियमों को ध्यान में नहीं रखते? बड़े, मैं संप्रदाय को नुकसान से मुक्त कर रहा हूँ। गुआंगहाओ उचित लग रहा था। तुमने उसे कौन सी आंख मारते देखा? आंटी जिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। स्वाभाविक रूप से उसके पास ये क्षमता नहीं है, लेकिन उसने अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए चालें चली, इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। तुमने उसे किस आंख से अपने साथी शिष्यों को हानि पहुंचाने के लिए चालें चलते देखा? इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, जूनियर भाई लुओ को उसने मार डाला। उसे मरना ही होगा, गुआंगहाओ ने गर्व से कहा। आप? आंटी जिंग बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने पहली बार ऐसा बेतुका इंसान देखा था। बड़े जिंग, आपको शिष्यों के बीच की शिकायतों में क्यों पड़ना है? इसी समय एक लंबी आवाज सुनाई दी। फैंग चेन इस आवाज से बहुत परिचित था। लुओ त्यानिक्सियाओ के अलावा यह और कौन हो सकता है? फैंग चेन ने देखा और लुओ त्यानिक्सियाओ ने भी देखा। यकीन से फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। अगर गुआंगहाओ के पीछे कोई नहीं था तो वह इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता था? आंटी जिंग ने लुओ त्यानिक्सियाओ को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, बड़े लुओ, क्या आपको नहीं लगता कि एक शिष्य के प्रति इतना आक्रामक होना आपकी गरिमा के खिलाफ है? अगर आपको लगता है कि फैंग चेन को कोई समस्या है तो हम कानून प्रवर्तन हॉल में जा सकते हैं। लुओ त्यानिक्सियाओ मुस्कुराया और कहा, एल्डर जिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने अभी सुना कि यहाँ कुछ असामान्य है और मैं इसे देखने आया हूँ। जहाँ तक कानून प्रवर्तन हॉल में जाने की बात है, तो आपको इतनी छोटी सी बात के लिए कानून प्रवर्तन हॉल में जाने की क्या जरूरत है? उसने फैंग चेन को घृणा से देखा। गुआंगहाओ ने कहा, कमीने, क्या तुम केवल दूसरों के पीछे छिपने की हिम्मत करते हो? क्या तुम में मुझसे लड़ने की भी हिम्मत नहीं है? 8वें स्तर पर चुपके से 4थे स्तर पर हमला किया जाता है और तुम बहुत लापरवाह दिखते हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी माँ शायद तुम्हें जन्म देते समय प्रसव पीड़ा में थी और वह इसे रोकने के लिए बहुत मोटी चमड़ी वाली थी। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाबी हमला किया। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। फैंग चेन के शब्द काफी जहरीले थे। कमीने, तुमने क्या कहा? गुआंगहाओ गुस्से में था। उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। क्या तुम इतनी मोटी चमड़ी वाली हो कि तुम मेरी आवाज भी नहीं सुन सकती? फैंग चेन ने हल्के से कहा। आप? गुआंगहाओ इतना गुस्से में था कि उसकी नसें बाहर निकल आईं। अगर आंटी जिंग उसके सामने नहीं होती तो वह उसे टुकड़ों में काटने के लिए दौड़ पड़ता। लुओ त्यानिक्सियाओ का मुंह फड़क उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन का मुंह इतना क्रूर होगा। गुआंगहाओ के गुस्से को देखकर उसने सूखी खांसी की और कहा, फैंग चेन, तुम खुद को प्रतिभाशाली कहते हो, क्या तुम्हारे पास लड़ने का साहस भी नहीं है? फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुम मुझे लड़ने दोगे तो मैं लड़ूंगा। लुओ त्यानिक्सियाओ का मुंह फड़क उठा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इतना साहसी होगा कि वह उसे अपमानित करने की हिम्मत भी करेगा। तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। अगर तुम चुनौती स्वीकार नहीं करोगे तो वह तुम्हें हर दिन यहाँ चुनौती देगा। इसके अलावा मुझे याद है कि तुम्हारी पत्नी एक नश्वर स्वामी की है। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला। फैंग चेन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। मालिक की पत्नी उसके लिए उल्टा तराजू थी। जो कोई भी उसे छूता वह मर जाता। लुओ त्यानशियाओ ने अपने मालिक की पत्नी को धमकाने के लिए सौदेबाजी की मुद्रा में इस्तेमाल किया और वे दोनों पूरी तरह से जीवन मृत्यु के संघर्ष के बिंदु पर पहुंच गए। ठीक है, क्या तुम नहीं चाहते कि वह मुझसे लड़े? मैं तुमसे वादा करता हूँ, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। लुओ त्यानिक्सियाओ और गुआंगहाओ दोनों ने सफलता की मुस्कान दिखाई। जब तक फैंग चेन युद्ध को स्वीकार करता है तब तक उनके पास उसे मारने के अनगिनत तरीके होंगे। फैंग चाची जिनको उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन वास्तव में सहमत होंगे, लेकिन ये सोचकर कि फैंग चेन ने जुलिंग दायरे में दाव पाठ का एहसास किया था, 4थे स्तर के लिए 8वें स्तर से लड़ना संभव नहीं था। ऐसा लगता है कि तुम बहुत कायर नहीं हो, गुआंगहाओ ने व्यंग्य किया। फैंग चेन ने कहा, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। यदि तुम जीवन मृत्यु की लड़ाई करना चाहते हो तो वह दिन तय करो जब लुओ युन और मैं जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ें। लुओ युन को मारने से पहले मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। 20 दिन से अधिक। गुआंगहाओ को स्वाभाविक रूप से पता था कि फैंग चेन और लुओ युन मौत से लड़ रहे थे। उसने लुओ त्यानजियाओ की ओर देखा और उसकी राय जानना चाहा। लुओ त्यानिक्सियाओ ने सिर हिलाया। जब तक वह लुओ यू से पहले फैंग चेन को मार सकता है तब तक ये ठीक रहेगा।
वह लुओयुन से पहले फैंग चेन को मार देगा ताकि परिवार में दबाव बन सके और लुओयुन को परिवार के मुखिया का उम्मीदवार बनने से रोका जा सके। ठीक है, तो इसका फैसला तुम्हारे और सीनियर भाई लुओ के बीच जीवन मरण की लड़ाई से पहले हो जाएगा। तुम वैसे भी मरोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें मारूं या सीनियर भाई लुओ तुम्हें मारे, गुआंगहाओ ने आत्मविश्वास से कहा। इसकी पुष्टि होने के बाद गुआंगहाओ फैंग चेन के साथ समय बर्बाद करना जारी रखने के लिए बहुत आलसी था और कहा, 1 महीने से भी कम समय में अपना समय संजो, चलो। उसने हाथ हिलाकर सबको दूर ले गया। लुओ त्यानेक्सियाओ ने फैंग चेन की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और तुरंत वहां से चला गया। अगर हमें ये डर नहीं होता कि लुओ यूं इस लड़ाई में लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, तो हमें इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ता? फैंग चेन ने अपने दिल में ठंडे स्वर में कहा जब वह उन्हें जाते हुए देख रहा था। फैंग चेन, क्या तुम्हें यकीन है? लुओ त्यानेक्सियाओ और अन्य लोगों के चले जाने के बाद चाची जिंग ने फिर भी चिंतित होकर पूछा। फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, बड़े, लेकिन मैं 1 महीने से भी कम समय में लुओयुं का सामना करूंगा। तो क्या हुआ अगर मेरे पास एक और गुआंगहाओ है? अगर मैं गुआंगहाओ को नहीं मार सकता, तो मैं लुओयुं को कैसे मार सकता हूँ? चाची जिंग चौंक गई। फैंग चेन की बातें सच थीं। लुओयुं की प्रतिभा गुआंगहाओ की तुलना में बहुत बेहतर है। उसने कुछ दिनों पहले अर्जित कौशल के 8वें स्तर में प्रवेश किया है, और यह अफवाह है कि वह अभी भी पीछे हट रहा है और 9वें स्तर तक पहुंचना जारी रखता है। उनकी साधना की गति लगभग उतनी ही तेज है जितनी पहले मिस मिंगयाओ की थी। ताकत का उल्लेख नहीं करना, ये गुआंगहाओ से ऊपर होना चाहिए। उसने हल्की सी आह भरी और कहा, ठीक है, 1 महीने से भी कम समय में तुम अपना अभ्यास बढ़ा दोगे और मुझे निराश नहीं करोगे। फैंग चेन ने अपने हाथ ऊपर करके सिर हिलाया, चिंता मत करो, बड़े, ऐसा नहीं होगा। फिर उसने कुछ उलझन के साथ पूछा, वैसे, बड़े साहब यहाँ क्यों हैं और मिंगयाओ के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? आंटी जिंग ने कहा, मिस ने मुझे आपके और यहाँ मौजूद अन्य 2 लोगों की सुरक्षा करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे आपके पीछे आने के लिए नहीं कहा था। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ, तो पिछली बार जब किफेंग मुसीबत में था, तो ये बड़ों ही थे जिन्होंने कार्रवाई की थी। आंटी जिंग ने इनकार नहीं किया। बचाव के लिए धन्यवाद, बड़े साहब, फैंग चेन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। अगर आंटी जिंग ने पिछली बार कार्रवाई नहीं की होती, तो मुझे डर है कि वे लोग बहुत पहले ही घुस गए होते। तुम्हारा अच्छा अभ्यास ही मुझे धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका है। बाकी क्यूफेंग के लिए चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ सब ठीक रहेगा। आंटी जिंग ने अपना हाथ हिलाया और अपनी तलवार लेकर चली गईं। फैंग चेन ने चाची जिंग को जाते हुए देखा और फिर 7 चोटियों के मंदिर में वापस आ गया और साधना स्थल में प्रवेश किया। फैंग चेन को नई दुनिया की इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल हुआ। अकेले आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या 80,000 तक है। ज्यादातर अमृत चोटों को ठीक करने के लिए हैं। इनकी लगभग 20 बोतलें हैं, जो अच्छी और बुरी दोनों हैं। 8 बोतलें हैं जो आपकी साधना को बेहतर बना सकती हैं। उनमें से लुओ शियू और बाई जियांग में इसे प्राप्त की गई बोतलें सबसे अच्छी गुणवत्ता की हैं, जो दोनों दूसरे और तीसरे स्तर के अमृत हैं। ये गोलियां फैंग चेन को 5वें या 6ठे स्तर तक प्रवेश करने में सहायता करने के लिए पर्याप्त हैं। वहां 70 या 80 से ज्यादा अमृत और फूल थे। ये या तो राक्षस की गुफा में पाए गए थे या फिर लुओ शियू जैसे लोगों के भंडारण बैग में। जहां तक जादुई हथियारों की बात है, हालांकि पीले स्तर से ऊपर काफी सारे हैं, और यहां तक कि फैंग चेन के जादुई हथियार भी, इन जादुई हथियारों का उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तक कि अगर फैंग चेन उपयोगी है, तो वह इसे रखेगा और इसे लगभग आधा मिलियन आध्यात्मिक पत्थरों के लिए बेच देगा। और यह चीज, फैंग चेन ने अपना हाथ हिलाया और एक बड़ी लाश नीचे गिर गई। यह अज्ञात राक्षस था। कई दिनों से शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था और राक्षस अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी अभी अभी मृत्यु हुई हो। ये देखकर फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह बहुत खुश हुआ। राक्षसी जानवर का शरीर मृत है, लेकिन रूपांतरित नहीं हुआ है, इसलिए इसमें राक्षसी अमृत होना चाहिए। ये तर्क दिया जा सकता है कि केवल स्तर 4 से ऊपर के राक्षसी जानवरों में ही राक्षसी अमृत हो सकता है, लेकिन ये जानवर बहुत चालाक और बेहद शक्तिशाली है। राक्षसी गोली होना सामान्य बात है। फिर फैंग चेन ने लियुयंग ब्लेड निकाला और उसे राक्षस की छाती में डाल दिया। निश्चित रूप से फैंग चेन के हाथ में राक्षसी शक्ति से भरी एक हथेली के आकार की राक्षसी गोली थी। तीसरे स्तर के दानव अमृत की गुणवत्ता अभी भी उच्चतम स्तर की है। अगर इसे बेचा जाता है
तो मुझे डर है कि इसकी कीमत 70 या 80 हजार हो सकती है। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा, लेकिन मेरे लिए अब अभ्यास करना अधिक उपयुक्त है। दानव अमृत का उपयोग प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकता है, और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप दानव जानवरों की नस्लीय प्रतिभाओं को भी समझ सकते हैं। हालांकि ये संभावना अत्यंत कम है, लगभग 10,000 में से केवल एक। जब फैंग चेन राक्षस की गोली को परिष्कृत करने और अभ्यास करने वाला था तो उसने भंडारण बैग में कुछ अजीब महसूस किया। वह थोड़ा चौंका, और जब उसने अपनी चेतना से देखा तो पाया कि यह सोने का अंडा था जिसने प्रतिक्रिया की थी। मैं तो तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। वापस आने के बाद फैंग चेन को इस आदमी की परवाह नहीं थी और वह लगभग इसे भूल ही गया था। पुकारने के बाद सुनहरा अंडा जमीन पर झूल रहा था और फैंग चेन की ओर आ रहा था। नहीं, ये फैंग चेन के प्रति नहीं है, बल्कि उसके हाथ में मौजूद राक्षसी गोली के प्रति है। तुम खाना चाहते हो? फैंग चेन ने पूछा। सुनहरा अंडा आगे पीछे हिल रहा था और फैंग चेन के प्रश्न का उत्तर दे रहा था। फैंग चेन ने आश्चर्य से सुनहरे अंडे को देखा। ये लड़का जन्म से पहले ही मानव स्वभाव से अवगत था, और उसने अंडे के छिलके के चरण के दौरान भोजन के रूप में तीसरे स्तर के दानव अमृत का उपयोग किया। एक बार जब यह फूटेगा तो यह निश्चित रूप से शक्तिशाली रक्त रेखा वाला एक राक्षस जानवर होगा, या यहाँ तक कि एक पवित्र जानवर भी होगा। ये सोचते ही फैंग चेन की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी। सुनहरे अंडे को देखते हुए उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे उसे लगा कि उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान है। छोटे सुनहरे अंडे, मैं तुम्हें तीसरे स्तर का दानव अमृत दे सकता हूँ। हालांकि तुम्हें मुझे अपने स्वामी के रूप में पहचानना होगा, कैसा रहेगा? जिंदन थोड़ा रुका, ऐसा लग रहा था कि वह हिचकिचा रहा है। ये देखकर फैंग चेन ने फिर कहा, मैं भविष्य में तुम्हें और अधिक राक्षस गोलियां दे सकता हूँ। ये सुनकर कि वहां और भी राक्षसी गोलियां हैं, सुनहरा अंडा प्रकाश से चमक उठा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिर हिला दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि इसकी आध्यात्मिकता प्रबल है, फिर भी यह अभी अभी पैदा हुआ है और इसे अभी तक मानव हृदय की भयावह प्रकृति का पता नहीं है। ये देखकर फैंग चेन संतोष से मुस्कुराया, तो चलो एक अनुबंध करते हैं। पशु नियंत्रण अनुबंध बहुत सरल है और इसे एक बुनियादी अनुबंध माना जा सकता है। बस समझौते को लिख लें और उस पर हस्ताक्षर कर दें। प्रारंभिक अवस्था में ये बहुत प्रभावी है, लेकिन यदि राक्षस मजबूत है या विश्वासघात का दिल रखता है तो अनुबंध को तोड़ना आसान होगा। फैंग चेन ये समझता है, लेकिन यह वादा अभी के लिए पर्याप्त है। आखिरकार सुनहरे अंडे वाला लड़का अभी तक पैदा नहीं हुआ है। जहां तक बाद में एक मजबूत अनुबंध खोजने की बात है, तो यही बात है। इसलिए उसने वाचा लिखने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया और अपने नाम से हस्ताक्षर किए। सोने का अंडा थोड़ा उछला और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। तुरंत ही वाचा स्वर्णिम प्रकाश में बदल गई और शून्य में गायब हो गई और अनुबंध पूरा हो गया। फैंग चेन स्पष्ट रूप से सुनहरे अंडे के साथ संबंध को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने सुनहरे अंडे के सामने राक्षस की गोली रख दी। अचानक राक्षसी गोली धीरे धीरे ऊपर तैरती हुई आए और सुनहरे अंडे के सामने रुक गई। फैंग चेन एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति को महसूस कर सकता था, जो राक्षसी गोली में राक्षसी शक्ति को अवशोषित कर रही थी। बस गति थोड़ी धीमी है। अनुमान है कि इस तीसरे स्तर की दानव गोली को अवशोषित करने में 10 दिन से अधिक समय लगेगा। ये देखकर फैंग चेन ने परवाह करना बंद कर दिया। उसने राक्षस की लाश को पूरी तरह से संरक्षित कर लिया, और जो राक्षस पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था उसे भी अच्छी कीमत पर बेचा जा सका। और इस तरह के राक्षस को जब तक ठीक से संभाला जाए 3 या 4 महीनों में भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। इसे संभालने के बाद फैंग चेन ने पल्स ओपनिंग पिल निकाली। पहले तीसरी चैनल खोलें। ओपनिंग वेन्स की स्वर्गीय गोली के साथ मेरा मानना है कि तीसरी चैनल कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब समय आएगा तो आप बहुत तेजी से अभ्यास करेंगे। यह अफसोस की बात है कि केवल एक ही मेरिडियन ओपनिंग हेवनली पिल है। यदि आपने मुझे 30 या 40 और दिए तो 7 या 8 नसों को खोलने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि नसें जितनी पीछे होंगी उन्हें खोलना उतना ही कठिन होगा। अन्यथा अपार धन वाले उन प्रतिभाशाली लोगों की नब्ज पूरी तरह से खुली हुई होती। तुरंत फैंग चेन ने पल्स ओपनिंग पिल ले ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगले कुछ समय तक कोई भी फैंग चेन को परेशान करने नहीं आया। चाहे वह मिंग्याओ के प्रेमी हो या वे जो फैंग चेन को मरना चाहते हैं, उन सभी को लगता है कि फैंग चेन लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। आखिरकार फैंग चेन गुआन हाओ और लू युन का सामना कर रहा था, जो उससे असीम रूप से शक्तिशाली थे।
चाहे वह किसी का भी सामना करे, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। टकराना और जीवन और मृत्यु की लड़ाई से पहले केवल 3 दिन बचे हैं। दूसरी चोटी पर लुओयू के रिट्रीट निवास पर प्रकाश की एक किरण आसमान में उठी। एवेन्यू की शक्ति चारों ओर से इकट्ठी हुई। महीनों के अभ्यास के बाद लुओयू ने अंततः तियानदाओ हड्डी को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया और जागृत हो गया। इस अजीब छवि ने पूरे त्यानियू दिव्य संप्रदाय को तुरंत चौंका दिया। संप्रदाय के महान गुरु एक के बाद एक घबरा गए और प्रतिभाशाली शिष्य इंतजार करते रहे और देखते रहे। स्वर्ग और पृथ्वी में विचित्र दृश्य एक अद्वितीय प्रतिभा के जन्म का संकेत है। एक मुख्य बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, ये बेटा कौन है? एक अन्य बुजुर्ग ने पूछा, लुओयू, लुओ परिवार का प्रत्यक्ष वंशज, अपने पूर्वज की तुलना में कुछ अधिक प्रतिभाशाली है। यह आदमी किंग वुजी का शिष्य लगता है। किंग वुजी अकेले घूमने निकल गए और उनके शिष्यों ने स्वर्गीय दाओ अस्थि को स्वयं ही जागृत कर लिया। कितना अच्छा भाग्य है। वैसे वह लगभग वापस आ रहा है। बुजुर्गों ने भावुक होकर आह भरी और किंग वुजी की किस्मत से वास्तव में ईर्ष्या करने लगे। वरिष्ठ भाई लुओ, आप मेरे आदर्श हैं। वरिष्ठ भाई लुओ, आप सबसे अच्छे हैं। इरफेग में शिष्यगण लुओ युन की जय जयकार और पूजा करते रहे। मुझे पता था कि यह स्वर्गीय दाओ हड्डी वरिष्ठ भाई लुओ जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को दी जानी चाहिए। उस कमीने पर इसका उपयोग करना पूरी तरह से बेकार होगा। एक शिष्य जो लुओ यूनिफांगचेन की शिकायतों को जानता था, ने कहा, वह कमीना अभी भी वरिष्ठ भाई लुओ को चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना है या मरना है। हम जीवन मरण की लड़ाई से केवल 3 दिन दूर हैं। वह कमीना शायद डर से कांप रहा होगा। वरिष्ठ भाई गुआंगहाओ वरिष्ठ भाई लुओ की कार्रवाई के बिना उसे मार सकते हैं। हाँ, वह वरिष्ठ भाई लुओ से लड़ने के योग्य नहीं है। हर कोई बहुत सारी बातें कर रहा था और इस समय किफैन के आकलन के तहत फैंगचेन की 3 महीने की जीवन मरण की लड़ाई उनकी नज़र में बेहद हास्यास्पद हो गई थी। लुओ युन की हवेली के अंदर सु वानर ने लुओ युन की ओर देखा, जो अभी अभी एकांत से बाहर आई थी और उसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। उसने महसूस किया कि एक हारे हुए व्यक्ति फैंगचेन को छोड़कर लुओ युन को चुनना उसके जीवन का अब तक का सबसे सही निर्णय था, और यह निर्णय निश्चित रूप से उसे लोगों के बीच एक ड्रैगन और फीनिक्स बना देगा, 10,000 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति। मेरा मानना है कि बाहर की महिलाएं उससे ईर्ष्या और जलन रखती हैं और वे कभी भी उससे तुलना नहीं कर पाएंगी। ये सुनने के बाद कि फैंगचेन नई दुनिया से जीवित बाहर आ गया है, लुओयू की अभिव्यक्ति शांत रही। तो हान जियांग भी उस कमीने के हाथों मर गया। उसने हल्के से कहा, शायद उस कमीने को पता नहीं था कि उसे अंदर किस तरह का अवसर मिला है, और बाहर आने के बाद उसकी साधना चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गई। अमेलिया सू ने अपने दांत पीस लिए और फिर धीरे से कहा, लेकिन भले ही वह बदकिस्मत हो, वह निश्चित रूप से युवा मालिक का मुकाबला नहीं कर पाएगा। परसों का चौथा स्तर। लुओ युन की अभिव्यक्ति उदासीन रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह 7वें या 8वें स्तर या यहाँ तक कि 9वें स्तर पर पहुँच गया हो। मेरे सामने आने पर केवल एक ही परिणाम होगा, मौत। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। कमीने, इस बार कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, उसने ठंडे स्वर में कहा।